मीनू टीवी। काली प्रसाद कुछ साल पहले तक भैंसों के तबेले में गोबर उठाया करते थे। सुबह शाम गायों का दूध निकालकर बाजार में बेचकर आया करते थे। मगर अब वे दिन लग चुके हैं। अब काली प्रसाद तबेले में गोबर नहीं उठाते हैं और न ही दूध बेचने का काम करते हैं। अब वे अपने एरिया में एमएलए हैं और उन्हें अपने राज्य की सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उनका तबेला शानदार महल बन चुका है और वे अपने इस महल में पढ़े लिखे लोगों की तरह रहते हैं। धन और घमंड के मालिक काली प्रसाद भले कुछ सालों पहले तक खुद गरीब रहे हो, मगर आज उन्हें गरीबों से सख्त नफरत है और इसीलिए गरीबों को हमेशा घर के बाहर से ही टालने की कोशिश में रहते हैं। मंत्री जी, बाहर कुछ गरीब लोग आए हैं, क्या कहूँ उनको? तेरा भेजा में गोबर भरा है का? हम सुबह सुबह गरीब का दर्शन करूंगा तो हमारा सारा दिन खराब नहीं जाएगा। जा, उनका बोल दे कल आए। काली प्रसाद का सेक्रेटरी उस दिन तो उन गरीबों को बहाना बनाकर टाल देता है, मगर अगले ही दिन वे फिर से आ जाते हैं और इस बार वे अपने चौधरी को साथ लेकर आते हैं। मंत्री काली प्रसाद उनके चौधरी से मिलने को तैयार हो जाते हैं। हम आपको पूरे 5 गांव के गरीबों का वोट दिलवाया है, भूल गए क्या नेताजी? अरे नहीं भूले हैं चौधरी, हमका पूरा याद है कि हम आप गरीबों का लीडर हूँ। कहिए क्या परेशानी है, हम अब ही दूर कर देता हूँ। काली प्रसाद के ये कहने पर चौधरी एक गरीब लड़की मीना और उसके माता पिता को अंदर बुलाता है। लड़की काली प्रसाद के सामने रोते हुए कहती है, मंत्री भैया, गांव का जमींदार हमें कॉलेज जाने से रोकता है। कहता है पढ़कर भी तुम्हें हमारे खेतों में ही मजदूरी करनी है, इसलिए कॉलेज जाना छोड़ो और अभी से हमारे खेतों में मजदूरी पर लग जाओ। मीना की बात सुनकर काली प्रसाद पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वह जमींदार के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय खुद भी मीना को समझाने लगता है। पर तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? हमारी तरह मंत्री तो बन नहीं सकती, काहे अमीर लोगों का बराबरी करती हो? हम तो कहता हूँ पढ़ना छोड़कर घर का काम काज सीख लो। काली प्रसाद के ऐसे बोल मीना के गरीब माँ बाप को बहुत चुभते हैं, लेकिन गरीब होने के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते और चुपचाप वहां से लौट आते हैं। उनके जाने के बाद काली प्रसाद जमींदार को फोन मिलाकर उनसे कहता है, अरे जमींदार, कोई काम ढंग से भी कर लिया कर। तुमरे गांव की मीना पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज्यादा ही मरती है। अगर गरीब पढ़ लिख गए तो सोच हमका वोट कौन देगा? इसलिए कुछ धमाकेदार कर, जिससे सभी गरीब ऐसा गलत हरकत करने से तौबा कर लिए, समझा? इस घटना के कुछ ही दिन बाद मीना अचानक ही लापता हो जाती है। वह घर से कॉलेज तो जाती है, मगर वापस लौटकर घर नहीं आती। मीना के बापू, जरा धीरज रख भाई, पुलिस थाने रपट लिखवा दी है। पुलिस जल्दी ही मीना का पता लगा लेगी। कुछ नहीं होगा चौधरी, पुलिस वाले भी अमीरों के लिए ही काम करते हैं, गरीबों की कहाँ सुनते हैं। अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार करे तो मीना मिल सकती है। मुझे तो लगता है कि मीना के साथ जमींदार और काली प्रसाद ने कुछ गलत किया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। काली प्रसाद जैसा नेता दाग है इस देश पर। कमबख्त गरीबों को एक वोट से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अगर इस मामले में उनका हाथ पाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी गरीब का एक भी वोट उसे नहीं मिलने दूंगा।
अभी चौधरी मीना के माता पिता से बात कर ही रहा होता है कि तभी काली प्रसाद अपने दल बल के साथ हमदर्दी जताने के लिए वहां आ पहुंचता है। हम गरीबों का सच्चा हमदर्द हूँ, तुम सब चिंता नहीं करो, पुलिस मीना को ढूंढ रही है, जल्दी ही मिल जाएगी। काली प्रसाद जी, हम गरीबों का अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। लगता है इस देश में गरीबों की रक्षा के लिए कोई कानून बना नहीं है। गरीब बच्ची पढ़ ही तो रही थी, कोई जुल्म थोड़ी ना कर रही थी। गरीबों का तो पढ़ना भी अपराध हो गया है। आप जैसे नेता गरीबों पर दिखावे की हमदर्दी दिखाते हैं, साथ तो बस अमीरों का ही देते हैं। मीना के घर वालों की इस नाराजगी को देखकर काली प्रसाद उल्टे पांव लौट जाता है। फिर कई बरस बीत जाते हैं और मीना का कहीं पता नहीं चलता। उसके गरीब माता पिता भी उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ देते हैं। इसी बीच अगला चुनाव आ जाता है और काली प्रसाद गरीबों के वोट बटोरने के लिए फिर से गली गली भटकने लगता है। देखो गरीब भाइयों, हम आपकी सेवा के लिए ही राजनीति में आया हूँ। आप मुझे अपना कीमती वोट देकर अपनी सेवा के काबिल बनाओगे तो हाथ जोड़कर आपकी सेवा करूंगा। हम पैसे वालों का नहीं, गरीबों का हमदर्द हूँ, सच्चा हमदर्द। काली प्रसाद अपना भाषण दे ही रहा होता है कि तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से मीना पुलिस अफसर की वर्दी पहनकर बाहर आती है। मीना को देखते ही सब चौंक जाते हैं। चौधरी और मीना के माता पिता उसे इस रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी मीना, तुम इतने साल कहाँ रही? क्या तुझे हम सबका ख्याल कभी नहीं आया? चौधरी, भगवान ने हम गरीबों की सुन ली। हमारी मीना पुलिस अफसर बनकर लौटी है। पर बेटी, तू इतने दिन रही कहाँ और तेरे साथ क्या हुआ था? अपने पिता की बात सुनकर मीना उनको आप बीती सुनाने लगती है। एक दिन मीना कॉलेज से घर लौट रही होती है तो उसे कुछ गुंडे उठाकर जंगल में ले जाते हैं। जमींदार के मना करने पर भी कॉलेज जा रही हो, काहे नहीं मान जाती? मैं पढ़ लिख कर पुलिस में अफसर बनना चाहती हूँ काली भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे पढ़ने की इजाजत दे दो। भगवान आपको और भी बड़ा मंत्री बनाएगा। तुम पढ़ाई में हमारे बेटे से ज्यादा तेज हो, तुम कुछ बन गई तो हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा। ये कहकर काली प्रसाद और जमींदार दोनों मिलकर मीना को खूब पीटते हैं और फिर नदी में फेंक देते हैं। मगर भगवान नहीं चाहते थे कि मीना मरे, इसलिए समाज सेवी राधिका की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसकी जान बचा लेती है। होश में आने पर मीना उन्हें सब कुछ बता देती है। बेटी, घबराओ मत, आज से मैं तेरी माँ बनकर तुझे पालूंगी। तुझे जितना पढ़ना है पढ़ और जो बनना है बन। इस तरह मीना अब उसके पास रहती है और पढ़ लिख कर आईपीएस पास करके पुलिस अफसर बन जाती है। अम्मा, मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, मैं पुलिस अफसर बन गई। ठीक है बेटी, अब मेरे साथ चल और उन समाज के दुश्मनों को उनके किए की सजा दे। बता दे कि गरीब वोट ही नहीं देता, चोट भी देता है। जैसे ही काली प्रसाद मीना को जिंदा पुलिस अफसर के रूप में देखता है, डर से कांपने लगता है। मीना बीच लोगों के उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पुलिस वाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। जमींदार जो उसके साथ ही खड़ा था वो भागने की कोशिश करता है, मगर मीना उसे भी दबोच लेती है। इस समाज पर अभिशाप है तुम्हारे जैसे नेता, जो वोट तो गरीबों से मांगते हैं और चाकरी अमीरों की करते हैं। उसके बाद काली प्रसाद और जमींदार दोनों को मीना की हत्या करने की कोशिश करने के जुर्म में जेल जाना पड़ा और काली प्रसाद को
मंत्री की कुर्सी की जगह जेल का घटिया कमरा मिला। सविता गरीब माली रामधन की बेटी थी और शहर के सबसे महंगे स्कूल में कक्षा 12 में पढ़ती थी। मगर इस स्कूल में उसे शिक्षा कम और परेशानियां बहुत अधिक मिल रही थी। सविता, तुमने 3 महीने से फीस जमा नहीं करवाई है। कल के कल फीस जमा कर दो, वरना तुम्हारा नाम कट जाएगा। मैम, एक गरीब माली की बेटी कहाँ से फीस भरेगी? इसका नाम ही काट दो। नाम ही नहीं, नाम के साथ साथ नाक भी कट जाएगी। अब चुप करो बच्चों। कल इसने फीस न जमा कराई तो इसकी चुटिया पकड़कर क्लास से बाहर फेंक दूंगी। राघव और सुमन की बात सुनकर सविता को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर आती है। बापू, कल स्कूल की फीस जमा करा दो, वरना मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? क्या हुआ बेटी? मैम रोज बेइज्जत करती है और क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं बापू। बेटी, तू चिंता मत कर, फीस कल ही जमा हो जाएगी। तू बस अपना पढ़ने में मन लगा। सविता को स्कूल में रोज रोज ही तिरस्कृत किया जाता है। बच्चे तो बच्चे, उसकी कई टीचर भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती है। सविता, फटी पुरानी और आधी अधूरी ड्रेस पहनकर स्कूल चली आती हो। स्कूल को मजाक समझा है क्या? मैम, हम गरीब हैं, पैसे आएंगे तो नई ड्रेस खरीद लेंगे। गरीब हो तो सरकारी स्कूल में पढ़ो। हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ना जरूरी है क्या? यह कहकर टीचर चली जाती है, मगर सविता की आंखें भर आती है। हे भगवान, क्या गरीब अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ सकते? क्यों सभी रोज रोज मुझे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं? इस तरह सविता स्कूल में इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती रहती है। और इसी बीच एक दिन राघव उसे अकेली देखकर उससे कहता है, ए सविता, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना राघव, मैं तेरी खराब नियत को खूब पहचानती हूँ। मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनने से तेरा जीवन बदल जाएगा। जीवन पढ़ने से बदलता है, बिगड़ने से नहीं। अमीर की बिगड़ेल औलाद, समझा? इससे आगे कुछ बोला ना तो जोर का थप्पड़ खाएगा। सविता से यह अपमान कराकर राघव के अहम को गहरी ठेस पहुंचती है। गरीब होकर भी तुझ में इतना घमंड है? अब देखना मैं तेरे इस घमंड को कैसे तोड़ता हूँ। तुझे स्कूल से बाहर फिकवा दूंगा। तुझे जो करना है कर लेना, पर मैं अपनी नैतिकता से गिरने वाली नहीं हूँ। इस घटना के कुछ दिनों तक तो राघव सविता की तरफ देखता तक नहीं, मगर जैसे ही वार्षिक परीक्षा का समय आता है तो वह अपने कुछ बिगड़े हुए अमीर दोस्तों के साथ मिलकर सविता को बदनाम करने की चाल चलता है। वह स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाकर रोने का ढोंग करते हुए कहता है, मैम, वो सविता मुझे और मेरे दोस्तों को रोज परेशान करती रहती है। पर क्यों परेशान करती है? मैम, पैसे मांगती है। कहती है या तो मुझे पैसे दो, वरना मैं तुम पर गलत इल्जाम लगाकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। हमें बचा लो मैम। राघव की यह बात सुनकर प्रिंसिपल को सविता पर बहुत गुस्सा आता है और वह राघव के सभी दोस्तों को बुलाकर पूछताछ करती है, मगर उसके सभी दोस्त सविता के बारे में ही बयान देते हैं और उनके बयान सुनकर प्रिंसिपल सविता को गलत लड़की समझ बैठती है। मैम, ये सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैम। अब तुम इस स्कूल में नहीं रह सकती, चुपचाप दफा हो जाओ। इस तरह सविता स्कूल से निकाल दी जाती है और जब उसके गरीब पिता को इस बात का पता चलता है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या सोचा था और क्या हो गया।
गांव भर में बदनाम हो गया। बापू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ बापू। मैं जानता हूँ बेटी, तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। बापू, जी में आता है कि मैं मर जाऊं, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। ना बेटी ना, ऐसा कभी मत सोचना। भगवान पर भरोसा रख, वो अवश्य न्याय करेगा। सच बापू? हाँ बेटी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रामधन की बात सच हुई। भगवान ने गरीब सरिता के साथ इंसाफ किया। स्कूल की प्रिंसिपल को सच्चाई का पता चल गया और उसने सविता से माफी मांगते हुए ससम्मान स्कूल में वापस बुला लिया और साथ ही राघव और उसके दोस्तों को स्कूल बाहर निकाल फेंका। वे वार्षिक परीक्षा देने से वंचित रह गए और सविता पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आई। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।